चले कहाँ चलो ट्रेन लेके पाकिस्तान चलो। लाइव कराची पाकिस्तान चलते हैं, जहाँ से हमारे साथ सिकंदर बग साहब, जी हाँ, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर सिकंदर बग as known as सिक भाई जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सलाम शाजिया, आमिर एंड जीशान साहब, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर? कोई नशा तो नहीं आ रहा आपको? नींद तो नहीं आ रही? इतनी देर से आप उठे हमारे साथ जो है वो बैठे हुए। आज मैं आमिर को सुना रही थी एक लतीफा, मैंने कहा वो एक आदमी को डॉक्टर ने पीने से मना कर दिया, तो उसने डॉक्टर ने कहा देखो पाजी हुण जिस वेले तक कोई जोर ना तो देवे ना तुसी पीना नहीं है। ते ओ थोड़े दिनों के बाद देखा कि एक आदमी को ले लेके फिर रहा है। बीवी ने कहा भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कहता डॉक्टर ने कैसे जिस वेले तक कोई जोर ना देवे पीना नहीं है, मैं जोर देने वास्ते रखे है। तो हमने भी आपको जोर दिया हुआ है सर, आप हमारे साथ इसी वक्त में जुड़ोगे तो आपके साथ कोई है आपको हौसला देने के लिए? हौसला देने के लिए कोई नहीं, मगर ये कि वो काम करना है तो काम करना है। मैं आई लव क्रिकेट, आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, सो अगर आप जब भी बोलेंगे हम हाजिर हैं, चाहे रात के दिन में 2 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सिकंदर भाई, सेमीफाइनल में हमने बात की, थोड़ा सा हमने टच अपॉन किया फाइनल्स पे, उस पर भी प्रोग्राम के एंड में फाइनल पे दोबारा आपसे बात करेंगे और लेंगे आपकी फेवरेट टीम। अच्छा, पोस्टमार्टम करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा आपके। ये कहानी हम शुरू करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जब ख़त्म हुआ था। नवंबर 13 मोनी मोकल्स जो है रिज़ाइन होते हैं, नवंबर 15 बाबर आजम रिज़ाइन होते हैं एज ए कैप्टन, नवंबर 15 शाहीन को T20 का और शान मसूद को टेस्ट का कैप्टन बनाया जाता है, नवंबर 16 को हफीज़ को हेड कोच और टीम का डायरेक्टर बनाया जाता है, नवंबर 17 को वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया जाता है, नवंबर 20 वहाब रियाज जो है उन्होंने BPL जो खेलते हैं बिग बैश लीग, हॉरिस रऊफ को जो है उन्होंने पंगा डाला उसमें, नवंबर 20 को वहाब ने जो 20 को ये हुआ, नवंबर 21 को उमर गुल और सईद अजमल को कोच बनाया गया, नवंबर 24 को इमाद वसीम रिटायर हो गए, दिसंबर 1 को सलमान भट्ट असिस्टेंट कोच बने और नवंबर 2 को जो है PCB ने सलमान भट्ट को विड्रॉ कर दिया इस पोजीशन से। अच्छा, फिर बात आते हैं नए ईयर की। जनवरी 18 डायरेक्टर मिकी आर्थर ने रिज़ाइन किया, जनवरी 19 ज़का अशरफ जो है उन्होंने स्टेप डाउन किया PCB चेयरमैन, जनवरी 21 मोहम्मद हारिस को जो है NOC से डिनाई कर दिया गया BPL खेलने के लिए, नवंबर 24 शाह खावर जो है टेम्पररी चेयरमैन रहे, फरवरी 06 मोहसिन नकवी साहब जो है इलेक्ट हुए PC चेयरमैन है, नवंबर 15 मोहम्मद हफीज़ ने रिज़ाइन किया पाकिस्तान टीम कोच और डायरेक्टर से, नवंबर नहीं हम तो नए साल में चल रहे हैं ना, तो नवंबर कहाँ से? सॉरी फरवरी में, फरवरी ये तो चलेगा, फरवरी जी। अच्छा, फरवरी ने जो है फरवरी 15 को हफीज़ ने रिज़ाइन किया पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर और टीम डायरेक्टर से, और उन्होंने जो है अच्छा मार्च 23 को हम आते हैं, इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट वापसी ली, मार्च 24 को हारिस ने जो है PCB कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आ गया, मार्च की 24 को मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापसी ली, मार्च 31 को बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया गया, अप्रैल 5 में EC यानी कि इमारात CB उन्होंने बैन किया उस्मान खान को जो PSL खेल रहे थे, पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, मई 25 को शाहीन आफरीदी ने रिजेक्ट किया वाइस कैप्टन बनने से, और जून 14 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट जो है नॉकआउट हो गए। तो सर ये क्या हुआ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? लोग आते जाते हैं, कोई टिक के काम करना नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को देखें, मोहम्मद वसीम, वकार यूनुस हो गए, रमीश राजा, आप और यूनुस खान, शोएब अख्तर, ये लोग सर लोग आते हैं और चले जाते हैं, सुकलन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं मेरे जहन में अभी नहीं आ रहे। तो सर क्या वजूहत है? बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, लोग जो है बस आते हैं रिज़ाइन चले जाते हैं। खिलाड़ियों का ये है कि बस उन्होंने खेल तमाशा लगाया हुआ, रिटायरमेंट लेनी है, फिर रिटायरमेंट वापसी लेनी है, ठीक है ना। और फॉरेन कोचेस होने चाहिए, फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए। मैं इसकी सरबराही में नहीं खेलूँगा, मैं इसकी कैप्टनसी में नहीं खेलूँगा। तो सर इस तरह के वाक़यात क्यों रहनुमा होता है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? नूरजहां का एक गाना है, पता नहीं आप तो बहुत छोटी उम्र के बंदे हो,
आमिर भी छोटे हैं, शायद शाजिया आप लोगों से बड़ी है। जी सर, ये 45 में पैदा हुआ। मैं 1945 में पैदा हुई थी सर। ये सारे कहते हैं तुमको जितनी बातें पता है ना, लगता है तुम सेकंड वर्ल्ड वॉर में पैदा हुई थी। तो सर मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से हूँ। उस नूरिया का एक गाना है कि कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं, हजारों शिकवे हैं क्या क्या बताएं। एक्चुअली हमारे मुल्क की एक खूबसूरती यही है कि आपने जो इतनी सारी बातें बता दी तो मेरा भी सर चकरा गया। एक्चुअली हमारा जो इस मुल्क का, हमारे अपने मुल्क का ये अलमिया है कि अभी पिछले 2-3-4 सालों से ना चीजें सेटल नहीं हुई हैं। आज जो प्रोग्राम मैंने किया था उसमें मैंने यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान की टीमों में जो सबसे बड़ा फर्क है कि भारत का जो कोच है पिछले 2-3 सालों से है, वो टीम के साथ है, वो टीम को बना रहा है, उसको सब पता था। हमारा टीम का जो कोच था वो 1 हफ्ता पहले आया था वर्ल्ड कप से, और उसने फिर आकर कहा कि जनाब लड़कों में हार्मनी नहीं है, लड़के आपस में दोस्ती नहीं है, लड़के जो है उनको पता नहीं है कि शॉट कैसे खेलना। तो भाई आपको किस अक्लमंद ने कहा था कि आप 1 हफ्ता पहले आके वर्ल्ड कप की टीम को संभालें? मतलब आप खुद ही मना करते। असल तरीका यही होता है कि टीम को लेके शुरू से चले। और जो आपने बताई नहीं ये सारी बातें कि कौन रिजाइन किया, कौन आया, कौन गया, तो ये हमारे पिछले 1-1.5-2 साल से ना ये बहुत बड़ा मसले रहे कि 3-4 लोग आए, चेयरमैन तब्दील हो गए, उनके साथ सिलेक्टर्स तब्दील हो गए, उनके साथ कोचेस तब्दील हो गए, उनका ट्रेंड, तो ये सारा खिंच-पिच हो गया है। अब इसको जिस तरह आपने बताया कोई भी सुनेगा तो उसको चक्कर आ जाएंगे। जो बातें आपने बताई हैं अगर आप किसी को बताएंगे तो वो चक्कर आ जाएगा, ये हुआ क्या है। तो हमारे यहाँ सिस्टम्स नहीं है, तो सिस्टम ना होने की वजह से ये हुआ। और सिस्टम जब खराब हो गया, हमारी जो रेल है डिरेल हो गई, तो उसको पटरी पे वापस लाना है। तो मैं बार बार मोहसिन नकवी साहब से कहता हूँ कि आप पटरी पे ट्रेन लेकर आ जाएं। लेकिन हर दुनिया में हर जगह एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हर जगह डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, लड़का आता है क्रिकेट खेलता है, उसमें से पिक होता है। हमने जो है उस्मान खान को यूएई में वो PSL खेलने आया, वो पाकिस्तान से खेलता नहीं, ना कभी खेला, ना क्लब क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसके 2 मैच हैं, उसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी तो आपने उठा के उसको पाकिस्तान टीम में ले आए। और वो जो पाकिस्तान टीम के लड़के, पाकिस्तानी लड़के जो खेल रहे थे पिछले 2-4-5 सालों से, 6 सालों से, उनको तो आप मतलब सब बेचारे फारिग हो गए। और वो लड़का उस्मान खान, जिसको मैं समझता हूँ टेक्निकली इतना सॉलिड नहीं है, आपने सिर्फ एक परफॉर्मेंस पे उसको लेकर आ गए। फिर हमारे यहाँ ये भी इस वर्ल्ड कप की जो गलती की है कि 2 लड़के रिटायर हो गए थे, एक 36 साल का था, एक 31 साल का था। आपने उसको पकड़ के घर में ले आए कि नहीं जी आप आकर हमारे लिए खेलें। अब मैं क्या कह सकता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। और फिर जो फिटनेस टेस्ट है, मैंने कल भी आपको कहा था कि वहाब व्यास ने खुद बोला कि हम लोग जो है ये लड़के फिटनेस टेस्ट की कहते हैं बात ही ना करें, फिटनेस टेस्ट कुछ नहीं होता। तो आप ये सोच लें कि ये हमारी प्रोफेशनल अप्रोच है। एक्चुअली ये सारा कुछ 4 साल पहले हुआ था, 4-5 साल पहले, तो हमने क्रिकेट के सिस्टम को तब्दील कर दिया। अभी मैं बैठा गूगल कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी तकरीबन 3 करोड़ है एज पर गूगल, हो सकता है वो 3.5 हो गई हो। इंग्लैंड की आबादी 6 पॉइंट समथिंग है, तो वो कहने के 7 करोड़ है। हम लोग 25 करोड़ है, 235 मिलियन लोग, और हमने अपनी टीमें कम कर दी। तो यहाँ से जो है ना फसाद शुरू हो गया कि हमने हर चीज को चेंज करने की कोशिश की, एकदम से जो है ना चेंज नहीं हो। देखिए हमारे यहाँ कराची के अंदर में पानी जो है मेरे नलकों में नहीं आता, मतलब आप पता नहीं आप लोगों को पता हो ना पता हो, मेरे कराची के नलकों में भाई मैं और जिशान, आपकी बात करें, मैं और जिशान जो है कराची से, और शाजिया जी जो है वो फेडरल से हैं। देखिए ये कराची वाले ना बीच में तीर मारना नहीं छोड़ते, और हम बेचारे सीधे साधे पंजाबी जो है मुंह देखते रह जाते हैं इनका कि सारी एक तीर की अब वजह। अब देखो इतना प्यार में आप बात कर रहे हो, क्रिकेट की बात चल रही है, इन्होंने फेडरल का तीर लाके मार दिया। अभी ये एक और तीर मारेंगे लाके थोड़े दिनों में, आप देखना, ये भी आपकी डिस्कशन के बीच में। देखिए इन्होंने बात रोक रहा हूँ, इन्होंने क्योंकि पानी का जिक्र किया ना, हाँ, वो मेरा जिक्र करना क्या जरूरी था भाई। मैं सिक्कू भाई को बता देंगे सर, वो तरसे हुए लोग, मैं और यहाँ जिशान बैठे हुए कराची के। हाँ तो बस इतनी बात रखनी थी ना। देखिए शाजिया जो है नेशनल लैंग्वेज बोलती है। जी सर, उनका जो वो है एक वर्ड होता है भूल गया मैं, खैर नहीं। तो हमारे यहाँ सपोज करें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कराची के अंदर हम लोग सब पानी जो है टैंकर से खरीदते हैं। अगर कोई एक आदमी आ जाए और बोले कि कल से टैंकर बंद और नलके में पानी भी ना हो तो सिस्टम तो बैठ जाएगा ना, लोग कहाँ जाएंगे ना, नलके में पानी होगा, टैंकर भी खत्म कर देंगे। तो पहले आपको टैंकर पानी को नलकों में लाना है और फिर टैंकर माफिया को हटाना है। ये एक सिस्टम होना चाहिए तरीके। हमारी क्रिकेट में ये हुआ कि जी हमने भी क्रिकेट को अचानक बंद कर दिया बगैर उसको सेटल किए, तो उससे क्या हुआ कि पूरा क्रिकेट का निजाम जो है ऊपर से नीचे हो गया।
डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी वो खत्म हो गई, टीमें कम कर दी, 6 टीमें कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम मैंने जैसे बताया 3 करोड़ की आबादी में 6 टीमें खेलती हैं। इंग्लैंड की 7 करोड़ की आबादी में 18 टीमें खेलती हैं। जी जी 18 काउंटी मैचेस होते हैं, एक डिवीजन 1 है, एक डिवीजन 2 है, मगर 18 टीमें खेलती हैं, हमने 6 कर दी। उससे बड़ा फर्क पड़ा, हर चीज डिसेंट्रलाइज कर दी गई और पीसीबी ने कहा कि हम करेंगे हर चीज। तो उससे क्या हुआ कि हर चीज इधर से उधर हो गई। अब ये आलम है कि कराची की जो 3 करोड़ की आबादी है उसके अंदर कोई क्लब क्रिकेट नहीं होती। अब यू विल बी शॉक्ड, जो पहले सीनियर लीग होती थी, जूनियर लीग होती थी, टूर्नामेंट्स होते थे, कोई नहीं लुक आफ्टर कर रहा। तो हमारी क्रिकेट जो है ना इतर बितर हो गई है। इसमें जो फायदा हुआ वो सुपरस्टार्स को हो गया, जैसे बाबर है और उसके साथ शाहीन है, शादाब है, इन लोगों को ये फायदा हुआ कि जो क्रिकेट बोर्ड बदलते रहे तो वो उनकी अथॉरिटी ज्यादा होती चली गई और क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल जो है ना मतलब कि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। तो उससे पूरा सिस्टम ऑफ होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। और अब ये है कि जो लड़के हैं दे आर स्ट्रॉन्गर देन द क्रिकेट बोर्ड, दे डिक्टेट, और जो कि हम ये करेंगे तो आप जो है होगा, अगर आप हमारे पैसे बढ़ाएंगे तो हम खेलेंगे, अगर हमारा ये बंदा खेलेगा तो हम खेलेंगे। तो इससे जो है क्रिकेट का निजाम खराब हुआ है। अब हमने वो क्रिकेट के निजाम को वापस लेके आना है। जो आप सारी चीजें बोल रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर 3 आदमियों की या 4 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर कोच होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर का हो, कम से कम साल 2 साल वो टीम, जैसे 26 को अब अगला वर्ल्ड कप होगा तो हमने अभी से एक बंदे को हायर करना है जो 2026 तक टीम के साथ चले और टीम को बनाए, तो फिर जाके टीम बनेगी। उसको सबका बारे में पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम कौन लेकर आएगा, अब हम दुआ कर रहे हैं। अब दुआ अगर कबूल हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो अच्छा एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ सिकंदर साहब से। सिकंदर साहब, ये जो आप बात इस वक्त आपने की ना, आपकी बात से ये सवाल मेरे ज़हन में आया है। आप ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त डोमेस्टिक लेवल पे कोई क्रिकेट हो भी रही है या नहीं हो रही है? डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, मगर जैसे मैंने कहा पहले हमारी 18 टीमें खेला करती थी, 18, ठीक है, आपस के अंदर। देखिए 25 करोड़ की आबादी के लिए 18 टीमें होना मस्ट है ताकि लड़के अकोमोडेट हो। अब जो है पिछले इस साल उन्होंने कोशिश की, डिपार्टमेंट्स दोबारा हैं, डिपार्टमेंट भाग गए, उनको आना बड़ा मुश्किल हो गया। अब जो है 6 से 7 टीमें 8 टीमें इस किस्म की टीमें खेलती हैं, वो सारा क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल करता है। तो उससे जो है हमारे क्रिकेट का निजाम खराब हो गया और हमारा सारा फोकस पीएसएल पे चला गया और बाकी जो क्रिकेट है, जो हमारी दूसरी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसको हमारा फोकस हट गया है, जिसके वजह से ये लड़के जो है देखे ना, अब कोई तुक नहीं बनता था कि आप उस्मान खान को वहां से यूएई से बुला लें, आप आमिर और इमाद को रिटायरमेंट से बुला लें। जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी उसमें लड़के मौजूद थे, आप उनको बुलाते, उनके साथ खेलते। तो हमारे यहाँ ये जो सिस्टम बदलता है और फिर एक आदमी आकर ना, उससे पहले अगर आपको याद हो मिसबाउल हक आ गए थे जो कि सेलेक्टर भी थे, कोच भी थे, बैटिंग कोच भी थे। उसके बाद जो आए हफीज, वो डायरेक्टर भी थे, वो सेलेक्टर भी थे, वो हर कुछ वो थे। अब आ गए हैं अवाब रियाज, वो भी डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, एडवाइजर हैं, सेलेक्टर हैं, पता नहीं क्या क्या है। ऐसा नहीं। तो अब इन चीजों को हमने सही करना है और आई होप कि मोहसिन साहब कर दें। अगर मोहसिन साहब ने नहीं किया तो फिर उसके बाद जो है इस क्रिकेट का अल्लाह हाफिज होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ जो प्लेयर जो बड़े हो गए हैं, हम जो कहते हैं लार्जर देन लाइफ, उनके एजेंट्स हैं। तो वो जो एजेंट्स हैं उन्होंने ग्रुप बना लिया, उन्होंने एक कंपनी बनाई। आपने शायद आपने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है? किया था सर, हमने किया था। हमने तो कोई एक कंपनी है जो कि लड़कों को हायर करती है, वो उनके एजेंट्स बने हुए हैं, वो फिर इन पर इन्फ्लुएंस डालते हैं कि जी उसके अंदर एक रिजवान भी थे, अब मानते हैं नहीं है, इंजमाम थे और कुछ और लड़के थे कि जो मिलकर जो है वो कंपनी चला रहे थे। तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि जिसको बिल्कुल सख्ती के साथ सफाई होनी है। अब ये सफाई कौन करेगा, किसमें हिम्मत है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा सिकंदर भाई, अभी बात हो रही थी, आपने ऑस्ट्रेलिया का हवाला दिया है, मैं यहाँ पे भी एक ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्ट्स मैनेजर मिनिस्टर है वो खातून है अनिका वेल्स करके, और वो शी इज़ ओनली 38 ईयर्स ओल्ड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको बनाया जाता है जिसने कभी गली में क्रिकेट ना खेली हो, कंचे भी ना खेले हो, गिल्ली डंडा भी ना खेली हो। उनका कोई रोल होगा 15-20 साल पहले किसी गवर्नमेंट लेवल पे, फिर उनको जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है। उनका कोई विजन नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होता। कौमी जो हमारा खेल है हॉकी, उसको हमने बर्बाद किया, स्क्वॉश उसको हमने बर्बाद किया, स्नूकर्स
देखें कहाँ चली गई, और फिर क्रिकेट को भी जो है हम उसी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल चेंज जो आता है वो हमारे स्पोर्ट्स से भी फ़र्क पड़ता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर जो पीसीबी में जो डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ऊपर लेवल सदारती लेवल पे क्यों होती है? मिनिस्टर उसको लुक आफ्टर क्यों नहीं करता? ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये रीजन जो असूलन जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो रीजन्स हैं या सिटीज हैं, इनकी अपनी एसोसिएशन होनी चाहिए। कराची क्रिकेट एसोसिएशन, लाहौर क्रिकेट, सियालकोट, फैसलाबाद, बला बला बला, पेशावर, ये सारे मिलकर एक आदमी को वोट डालकर उसको इलेक्ट करें। ये एक प्रोसीजर होता है जो कि आईसीसी इसको कबूल करता है। और आपको पता होगा कि फीका जो कि फुटबॉल की फेडरेशन है, उन्होंने शायद फ्रांस का या किसी का एक अपना रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया था, इसलिए कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर इंटरफेयर कर रही थी। तो हमें तो डर लगा होता है कि कहीं आईसीसी किसी दिन पाकिस्तान पे बैन ना लगा दे कि जी आपकी हुकूमत क्यों इंटरफेयर कर रही है। हमारी हुकूमतें उसमें इंटरफेयर करती हैं, तो जो उनको नहीं करना चाहिए असूलन। जो कि उन्होंने अभी श्रीलंका के लिए किया भी था, आईसीसी ने श्रीलंका के लिए किया भी था, जी श्रीलंका को उन्होंने किया था। आप अभी बता रहे थे ना कि जो स्पोर्ट्स का मिनिस्टर होता है, जो आप अनीका खातून की जो बात करें, क्या वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है? जी जी, जिनको क्या है पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो स्पोर्ट्स में, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन रही है। नहीं जी, नहीं स्पोर्ट्स नहीं है, उनका ताल्लुक नहीं। मैंने देखा स्पोर्ट्स नहीं खेलती थी वो। जी, तो इसी तरह होता है कि सारी दुनिया में जो एमएनएज, एमपीज या सेनेटर्स होते हैं, उनको ही ये मौका दिया जाता है कि जाके वो करें। मगर हमारे यहाँ ये होता है कि रेलवे अगर चलानी है तो कोई हवाई जहाज का जो कैप्टन होता है उसको रेलवे का इंचार्ज बना देते हैं, और जिसने पीआईए को सही करना है उसको रेलवे का जो या ट्रक ड्राइवर होता है उसको आप इंचार्ज बना देते हैं। ये जरूर हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो तबाहियां आती हैं और आ रही हैं। और हम लोग अभी कहीं पर भी मतलब है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। पूरे पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, और उसकी बेसिक वजह यही है कि हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम नहीं कर रहे। तो उसके वजह से हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो बैठ के क्रिकेट पर ही बात कर सकते हैं। मगर अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो वहाँ पर भी इश्यूज हैं, इतना कुछ है, इतनी खिचड़ी बन चुकी है कि अब इसको पता नहीं कैसे सही होगा। मैं तो समझता हूँ कि मैं क्या करूं, हम तो यही कह सकते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़े इश्यूज हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। अब देखें ना, हमारे अभी जो सिलेक्शन कमेटी है 7 लड़के लोग हैं उसमें। एक 7वां बंदा जो है उसका नाम बिलाल साहब है। वो पहले जब मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ वाइल्ड लाइफ के वो मिनिस्टर थे। अब वो सिलेक्टर बन गए हैं। तो मैंने सवाल उठाया था कि भाई ये सिलेक्टर बन गए, उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली, उनको पता भी है क्रिकेट का। पता चला कि वो डेटा के बड़े एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने अपने आके प्रोग्राम में बोला कि मैं ऐसा डेटा एक्सपर्ट हूं, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है डेटा का, और मैं ऐसा डेटा बनाऊंगा। मैं इंतजार में हूँ किसी दिन वो मेरे प्रोग्राम में आ जाए। मैं ऐसा डेटा बनाऊंगा कि विराट कोहली भी मेरे सामने रन नहीं कर सकता। मैं ऐसा बना के दूंगा प्लेयरों को। तो वो इतने बड़े, आप सोचें कि उनका लेवल क्या होगा उन मोहतरम का। तो वो हमारे सिलेक्शन कमेटी में, तो हमारे यहाँ इस किस्म की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और जैसे आप जॉब्स की बात करें, जो बंदा आता है चेयरमैन, वो अपने साथ 10, 15, 20 लोगों को पीसीबी के अंदर नौकरियां दे देता है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे देता है। दैट्स ऑल। ये तो हमारा मुल्क का अलमिया है जो चल रहा है। आप लोग सब बैठ के वहां से दुआएं करें, लगता है हमारी दुआओं में भी असर कम हो गया। अच्छा सिकंदर भाई, जो T20 वर्ल्ड कप है वो हर 2 साल में होता है, और 50 ओवर की जो गेम है वो हर 4 साल में होती है। तो आपको क्या लगता है जो हम कोचेज अपॉइंट करते हैं वो साल, 1.5 साल या किसी सीरीज के लिए ही अपॉइंट करते हैं? कम से कम 2 साल के लिए करते हैं। अब 2 साल में वर्ल्ड कप आपने पूरा कर दिया, अब 50 ओवर का वर्ल्ड कप आना है, तो उसके लिए आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, आप कोच नया चेंज करते हैं। तो क्या कोचेस को 4 साल के लिए या 5 साल के लिए आप क्या समझते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए? मिनिमम 4 से 5 साल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल होना चाहिए, उसके बगैर नहीं चलेगा। और दूसरा चीज ये है कि जो भी कोच हो, फॉरेन का हो या पाकिस्तानी हो, देखिए पाकिस्तानी कोच के साथ प्रॉब्लम जो होती है, दोस्तियां यारियां हो जाती हैं, फिर वो भाई बंदी शुरू हो जाती है, तो वो चीज इतनी मजेदार नहीं रहती। तो आपको फॉरेन कोच इसलिए लेकर आते हैं कि शायद गोरा जो है वो इस किस्म की चीजें नहीं करता। मगर इशू ये है कि जैसे ही आप एक को अपॉइंट करते हैं, दूसरी हुकूमत बदल जाती है, ऊपर से पीसीबी का चेयरमैन बदल जाता है, फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। वो आकर फिर अपना बंदा ले आता है, तो फिर वो अपना बंदा लाता है, तो उसका कोच आ जाता है। तो ये जब तक चलता रहेगा तो हम नहीं सही होंगे। कोई एक आदमी आके बैठ जाए कि हाँ जी ये 2 साल के लिए आप हैं, तो फिर वहां से चीजें दुरुस्त होना शुरू होंगी। अदरवाइज ये जो सिस्टम है ना, इस तरह नहीं चलेगा। बस
वो अल्लाह के नाम पे चल रहा है तो बस वो चल रहा है, अदरवाइज तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी आवाम वो है कि जो रेड लाइट पे नहीं रुकती, तो फिर अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सिस्टम है या नहीं है। तो आवाम का भी माशाल्लाह से इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा सर, आप सुन रहे प्रोग्राम 770 AM और ये आवाज़ टीवी पर लाइव। मैं हूं ज़िशान, शाज़िया जी और आमिर, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। बात कर रहे हैं ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी हम पाकिस्तान क्रिकेट पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अच्छा सिकंदर भाई, थोड़े से एक दो सवाल है मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि चले टेस्ट, आपने टेस्ट मैच खेली तो टेस्ट मैच के हवाले से सवाल पूछते हैं। एक सवाल आया था मेरे पास कि अ लॉट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट डू यू सी अ फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट? सैमुअल जे पूछ रहे हैं स्काब्रो से। कहाँ से? स्काब्रो से। सेमी नाम है इनका? Samuel को आपको मैं ये कैसे कहूँ, listen, what happened was once in Australia. अब ये बात, is he a Pakistani or is he Englishman? मुझे लगता है कि कैरेबियन या श्रीलंकन हो सकता है इनका नाम हो शायद। तो मैं इनको रिप्लाई कर देता हूँ in English कि what happened was in about 2 years back there was a survey done in Australia about Test cricket and the white ball cricket. So 85% cricketers said that the Test cricket is the real cricket. It is cricket. Otherwise, they said the white ball cricket is not proper cricket. Though we love to play white ball cricket, more money, more glamour, more everything in it. But the real Test or real cricket is a 5-day cricket. This is what 85% of Australian cricketers said in that survey. तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी कितनी वैल्यू होती है, और उसके अंदर जो है वो उसमें कंसंट्रेशन और जो टेम्परामेंट है उसमें बिल्ड होता है। जो छोटी क्रिकेट होती है, वो छोटी क्रिकेट के अंदर ये आसानी हो जाती है कि छोटी क्रिकेट में कम वक्त में आप ज्यादा पैसे बनाते हैं, ज्यादा ग्लैमर मिलता है आपको, ज्यादा आपकी पब्लिसिटी होती है, लोग उसको ज्यादा देखने आते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता 5 दिन का, तो इसलिए उसको ज्यादा अहमियत मिल रही है। दैट्स ऑल। सही। अच्छा एक और सवाल मैं पूछता हूँ, फिर शाज़िया जी और आमिर के पास भी सवालात होंगे। वुड यू रिकमेंड फॉरेन कोचेस और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, या पाकिस्तानी कोचेस या अपनी ज़बान में बात करने वाले कोचेस? तोकीर आलम पूछ रहे हैं मिसिसागा से। मैं तोकीर साहब बात इसलिए कि पहले हमने कोशिश की थी पाकिस्तानी कोचेस लाने की, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, जिसके अंदर मुदस्सिर नजर भी था, हारून रशीद भी थे, जावेद मियादाद भी थे, वसीम अकरम नहीं, वो वकार यूनुस थे, ये सारे लड़के, मिसबाउल हक थे, ये सारे पाकिस्तानी कोचेस बने। मतलब इनके साथ इश्यूज ये आ जाते हैं। आपको वो जो बात कह रहे हैं ना, वो कि फॉरेन कोच आता है तो उसके साथ लैंग्वेज का बड़ा मसला हो जाता है, वो समझा नहीं पाता लोगों को। 90% जो बातें होती है ना, तो उनका जो एक्सेंट होता है, वो जिस तरह बात करते हैं लड़कों को बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं समझ में आता। वो हाँ जी तुझे सही कहा, हाँ जी माशाल्लाह इंशाल्लाह, ये इस तरह की करते रहते हैं और सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो पाकिस्तानी कोचेस का ये जरूर एडवांटेज होता है कि उनको रखते हैं फॉरेन कोच को, साथ में जो असिस्टेंट होता है वो पाकिस्तानी होता है, जो अगर थोड़ा बहुत अक्लमंद हो तो वो उनको ब्रीफ करता रहता है कि वो क्या कह रहा है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो फॉरेन कोच इसलिए होना चाहिए कि उनका डिसिप्लिन हमारे जो पाकिस्तानी कोचेस से ज्यादा होता है। दे आर मोर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड से मुराद है कि पढ़े लिखे कोच होते हैं जो कोचिंग को पढ़ के आते हैं। जो पाकिस्तानी होते हैं वो इस तरह होते हैं कि जी उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली होती है, मगर हाउ टू टीच या मैन मैनेजमेंट उनको नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात है, किसी को बुरा लग जाएगा। हमारे एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो जब कोच बने उनकी मैन मैनेजमेंट नहीं थी, तो सबसे बड़ी उनकी गलती ये थी, वो ये कहते जब मैं खेलता था तो मैं ऐसे खेलता था। वो नहीं होता, कोचिंग में ये नहीं होता कि मैं जब कहता था तो मैं ऐसा था, नहीं। आप कोचिंग को कोचिंग के बराबर, और पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं होती है, स्ट्रेटेजीज बनती है। पाकिस्तान टीम की जो लेवल होता है उसमें ये छोटी छोटी बातें नहीं होती कि तेरा बल्ला सही नहीं आ रहा है, वो छोटी सी चीजें आपको वो सही कर देता है। मगर असल चीज क्या होती है कि जी आपका मैच यूएसए से है और आपका मैच के बाद इंडिया से है, तो हाउ टू प्ले दैट मैच, किस स्ट्रेटजी के साथ खेलना है, कि उसके लड़कों की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, हम अपने कौन सी स्ट्रेंथ के साथ हमला करेंगे। जो वो आप बात कर रहे थे ना, कहते हैं फॉरेन कोचेस आते हैं ना, उनको लिए ये मस्ट होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट सीजन में पाकिस्तान में रहें, एंड ड्यूरिंग दैट सीजन दे गो एंड विजिट द ग्राउंड सो दे कैन फाइंड आउट इफ देयर इज समबडी टैलेंटेड जो उसको पिक किया जाए। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो फॉरेन कोच होता है, ऑस्ट्रेलिया से आया होता है या साउथ अफ्रीका से या इंग्लैंड के साथ, वो आता है 2 महीने पाकिस्तान टीम के साथ रहता है, जैसे ही वो सीरीज खत्म होती है वो फ्लाइट पकड़ता है अपने घर चला जाता है।
फिर वो 1-1.5 महीने के बाद वापस आता है और फिर से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल कोच तो वो है जो पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को देखता रहे और जाके लड़कों को पिक करे कि ये उसको जैसे स्काउटिंग कहते हैं कि जाके देखे ये लड़का अच्छा है वो लड़का अच्छा है। तो अगर कोई लड़का बहुत रन्स कर रहा है तो उसको जाकर तो देखे वो कैसे रन्स कर रहा है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा सिकंदर बख्श साहब कि कोचिंग का जो लेवल मुझे लगता है वो अंडर 19 या उससे नीचे की टीम्स के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती होगी, लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो वहाँ आपको कोचिंग से ज़्यादा आपको मेंटोरशिप या आपको स्ट्रेटजिस्ट चाहिए आपको, जो आपको स्ट्रेटजी बना कर दे। बल्कि मुझे तो लगता है कि आपको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट भी चाहिए पाकिस्तान टीम लेवल पर, जो आपको मतलब बता सके कि किस तरीके से प्लेयर तो आ जाते हैं अच्छे, लेकिन वो दिमागी तौर पर नहीं, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, लेकिन फॉल्टर कर जाता है जब प्रेशर आ जाता है। उनको एक साइकेट्रिस्ट चाहिए। मुझे ऐसा ये पर्सनल है, इस पर लोग आपके सबके अपने अपने। कल आमिर, कल मैंने आपको बताया था ना वो किस्सा रोटी वाला पराठे वाला। जी 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 जी। हाँ, तो हमारे वाले जो हैं वो साइकियाट्रिस्ट को, या देखें मैं जब टीम के साथ था 2001 से लेकर 2003 वर्ल्ड कप तक मैं टीम के साथ 18 मंथ्स, तो हमने एक इसी तरह एक साइकोलॉजिस्ट था, या साइकियाट्रिस्ट तो नहीं था, वो साइकोलॉजिस्ट था, एंड ही यूज्ड टू कम एंड गिव लेक्चर्स टू अस। तो हम उसने जो है मुझसे कहने लगा सिकंदर, इसलिए कि मैनेजर सारे वक्त नहीं होते थे, तो मैं आई वाज लुकिंग आफ्टर द बॉयज, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं जो हूँ, मैंने प्लान किया है कि हम लड़कों को जो है मूवी दिखाएंगे जिसका नाम है जिना मूवी आई थी ना जी। तो और वी कैन गोइंग टू शो देम कि किस तरह पाकिस्तान बना और क्या हुआ, ताकि उनको मोटिवेट करें, ताकि उनके जज्बा जागे और वो जो है जब मैच खेलने जाए तो उनको पता हो कि पाकिस्तान बना था तो किस तरह बना था। तो हमने कहा ठीक है, हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। प्रैक्टिस के बाद हमने कमरा होटल के अंदर फिक्स किया और लड़के प्रैक्टिस करके नहा धोकर आए, सब आकर बैठ गए, हमने लाइट्स ऑफ की, मूवी शुरू हो गई जिना, हम सब बैठे देख रहे थे। इतने में आधे घंटे में हमारा जो कोच था वो मुदस्सिर नजर था, उसने जो है ना लाइट साउंड की, तो आधे लड़के सो रहे थे खराटों के आवाज आई। तो उसने वो तो सर पीटने लगा, साइकियाट्रिस्ट था कि मैं तो इनको दिखाने के जज्बे जगाना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, लड़कों को आपने सुला दिया जी। तो ये हमारे लड़कों को देखिए ना, वो स्कूल गए अपनी जिंदगी में, ना वो कॉलेज गए, ये सारे स्ट्रीट बॉयज होते हैं, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। तो इनको ये टेम्परामेंट नहीं है कि अगर कोई लेक्चर दे रहा है तो हाउ टू सिट देयर एंड लिसन टू हिम, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं, मगर मुझे पता नहीं सुनाना चाहिए नहीं सुनाना चाहिए, कि हम बांग्लादेश जा रहे थे, तो मैं बैठा था, मैनेजर साहब ने आके लेक्चर देना शुरू किया कि देखो जी बांग्लादेश जा रहे हैं, वी हैव टू बी केयरफुल, हमने हमारी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है उनके साथ और उसको ख्याल रखें। ये वो तो सब लड़के बड़ा गुमसुम बैठे हुए थे। तो मुझे महसूस हुआ कि लड़कों को समझ में नहीं आ रहा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा, यावर सईद साहब थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैंने कहा सर आप इनसे पूछ तो लें कि बांग्लादेश है क्या। तो उसके बाद उन्होंने कहा क्या मतलब, मैंने कहा से पूछे तो उनको पता भी है कि बांग्लादेश क्या था, हमारी हिस्ट्री क्या है बांग्लादेश के साथ। और आप यकीन करें 90% को नहीं पता था, 90 से 95% को नहीं पता था कि हमारी हिस्ट्री विद बांग्लादेश क्या है, क्या थी, क्या है, तो हमें क्यों बिहेव करना चाहिए। और उसके अंदर प्लेयर्स हमारे, मैं क्या नाम लूं, टॉप क्लास 2003 में प्लेयर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, इंजमाम थे, शाहिद अफरीदी, रज़ाक, यूनुस, शोएब अख्तर, ऑल दीज गाइस, मतलब इतने बड़े लड़के सब बैठे थे और उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री, तो दे डोंट गो टू द स्कूल, वो पढ़ाई नहीं की हुई होती, उनको कोई टेम्परामेंट नहीं होता, बस उनको ये पता है कि मैंने आकर गिनना करनी है कि और मैं बखियां फाड़ देंगे, मैं इंज गेन करांगा, बस उनको ये पता होता है ये बखियां तो फाड़ना है आपने, मगर आपको फिटनेस भी चाहिए। और मैं छक्के मार के मैंने तुम दे आऊंगा, भाई तुम कैसे दोगे पहले भाई चीजें तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो इस किस्म से हुई होती है। तो ये लड़कों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और होता क्या है कि जब ये लड़के देखिए, माजरत के साथ हो सकता है कईयों को ये बात मेरी पसंद नहीं आ रही हो, इतने हम्बल बैकग्राउंड से वो आते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि होटल के अंदर जाके क्या करना है। हम इंग्लैंड में थे, मैं एक और आखिरी लतीफा सुनाता हूं, उसके बाद में जी सर, मैं होटल पहुंचा, रात का वक्त था, खाना खा के मैं और मेरे साथ लड़के थे, मैंने देखा होटल के लॉबी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट और बंदे मैनेजर उनका, तो इतने में हमारा मैनेजर उतर के आ गया। मैंने कहा क्या हो गया सर, ये बड़ा हलचल मची हुई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। कह रहे यार चलो ऊपर से ना पानी किसी कमरे से टपक रहा है। हम भाग के गए उस कमरे में देखने के, हमारे एक मशहूर क्रिकेटर उस कमरे में ठहरे हुए थे, नॉक किया तो बात देखा वो नहा कर खड़े हुए। हमने कहा भाईजान आपके कमरे से नीचे के कमरे से लकड़ियों के बने थे, पानी गिर रहा है, तो आपको पता है आप क्या। तो हमने जाके देखा तो भाईजान ने क्या किया था कि वो जो टब था उसमें पानी भरा हुआ था, नीचे बैठ के उसको नहा रहे थे।
फ्लोर जो है वो लीक कर लोगों के सर पे किसी नीचे वाले कमरे में गिर रहा था पानी। जी। तो हमारे जो इंतखाब आलम हमारे साथ कोई 20 साल वो उन्होंने कोचिंग की और मैनेजर थे, उन्होंने लिखा द बॉयज आर नॉट इवन टॉयलेट ट्रेन। तो हमारे साथ ये बहुत बड़े मसले होते हैं कि बच्चों को देखिए, सबसे पहले इन बच्चों को लाके ना थोड़ी सी हमें इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब छुरी चमचा कैसे होता है, बाहर जाते हैं। अब हम जब भी इन बच्चों के साथ इतना जहनी इनके इश्यूज होते हैं कि जब हम किसी, जैसे पाकिस्तान एम्बेसी ने दावत दी, आप पूरी टीम पहुंच गई, पूरी टीम पहुंचने के बाद वहां पे गोरे भी होते हैं, दूसरे लोकल्स भी होते हैं, सब खड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि लड़के मिंगल करें, बातें हों, तो कुछ चीजें जो है वो उनको पाकिस्तान के बारे में पता है। लड़के एक कोने में जाके खड़े हो जाते हैं और वहां पे ऑरेंज जूस पी रहे हैं कोने में डर के मारे। और जो एक आधा बात करने वाला था, फिर हम जाके कहते हैं यार लड़कों का और लोग मिलना चाहते हैं, आप लोग से बात करना चाहते हैं, आप घबराए भी क्यों हैं? तो ये लड़के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये इनके साथ ये बहुत बड़ा मसला है। अब ये इसको कैसे सॉर्ट आउट? लेकिन सर यही तो बात है ना, यही तो बात है, यहीं पे तो पीसीबी का रोल आता है कि पीसीबी क्यों इन लड़कों को ग्रूम क्यों नहीं कर रही है? पीसीबी ग्रूम नहीं करेगी तो फिर मतलब है शीदा कसाई करेगा इनको आके, ग्रूम कौन करेगा भाई? तुम्हारे लड़के हैं, तुम इनको अंग्रेजी सिखाओ, तुम इनको तमीज सिखाओ, तुम इनको एथिक्स सिखाओ, तुम इनको, आपको पता है जो अमीर लोग होते थे, अभी भी आई एम श्योर के करते होंगे, जो कि पुराने जमाने में थे, आपको पता है अपनी बच्चियों को स्विट्जरलैंड में स्विस फिनिशिंग स्कूल में भेजते थे। आपका क्या ख्याल है कि वो जो इतना पैसे वाला बंदा था वो अपने मुल्क में एक गोरी रख के अपनी बच्ची को तमीज नहीं था सिखा सकता? स्विस फिनिशिंग स्कूल में वो इसीलिए भेजते थे कि उनको वो तरीका और सलीका और वो कुछ सिखाया जाएगा जो उनको अब शायद नहीं और किसी दुनिया के हिस्से में सिखाया जा सकेगा, और उधर से जो मेरी बच्ची समझ के आएगी तो वो उस जैसा। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जो कुछ स्कूल्स हैं वहां पे अभी भी एलीट जो है, जहां पे कि ये प्रिंस चार्ल्स वगैरह भी पढ़ते थे, वहां पे भेजते हैं जस्ट टू टीच देम ब्रिटिश रॉयल्टी, यू नो, कि जिसको कि समझा जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ तमीज जो है वो ये है। आप आज भी देखें अपने पाकिस्तानियों को, पढ़े लिखे भी हैं, खाना जिस वक्त खा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉम्ब फटा हुआ है, यू नो, इतना शोर, टखा टख टखा टख। तो सर ये तमीजें कौन सिखाएगा? ये बच्चे को उसकी मां सिखाएगी, क्रिकेटर्स को पीसीबी सिखाएगी, हॉकी फेडरेशन हॉकी वालों को सिखाएगी, तो ये इन फेडरेशंस के रोल कहां पे हैं? देखें, आपने अभी बात की ना कि स्विट्जरलैंड भेजने की, आज से 200 साल पहले आप लोगों को पता होगा कि नवाब वगैरह कहाँ भेजा करते थे अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। मैं बोलना नहीं चाहता तो सर अब आप बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हो लेकिन सच वही है जो आप बोल रहे हैं। जी जी। तो हमारे यहाँ देखिए, जो बच्चे जो स्कूल वगैरह नहीं जाते, जब वो आते हैं तो हमारा काम होता है, आप बिल्कुल सही कह रही है, कोशिश भी की जाती है, मगर होता ये कि एक लड़का जिसके पास जो है एक साइकिल नहीं थी, वो आया, उसके बाद स्टार बन गया, 5 स्टार होटल में गया, तो उसको ये नहीं पता होता था कि 5 स्टार होटल में किस तरह रहते हैं। एक साहब थे कि उन्होंने 5 स्टार होटल में जाकर इतने टेलीफोन कॉल कर लिए कि मुझे पास मैनेजर आया और मुझसे कहने लगा कि यार ये 60,000 रुपए का बिल हो गया है, मैं आज से 25 साल पहले ये कौन पे करता? मैंने उस बच्चे को पकड़ा, मैं कहा भाईजान वो आपने बिल पे करना है, आपका तो बिल 60,000 रुपए हो गया, इतने तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा मुझे क्या पता, टेलीफोन रखा था, मैं मिलाया जा रहा था, और पूरी दुनिया में को मिला दिया। You have to tell them कि ये क्या है क्या नहीं है। तो उसमें बेचारे इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीजें हो जाती हैं, और फिर अब क्या कर सकते हैं? अब इसमें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीसीबी का काम है, मगर पीसीबी क्या क्या करे, इनको ये हैंडल करे, इनके घर वालों को करे। अगर मुझे याद पड़ता है जब पहली दफा आईपीएल हो रहा था तो मैंने खुद पूरा इस पे आर्टिकल पढ़ा था कि बीसीसीआई ने लड़कों को बुलाकर और उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की थी कि बेटा देखो आप लोग आज अब आ गए, आईपीएल शुरू हो रहा है, आपको $50,000 मिलेंगे, और $50,000 इतने पैसे बनते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, आपका काम कैसे होगा। माँ बाप को बुला कर बिठाया, उनकी काउंसलिंग की कि भाई इतना पैसा जब आपको अचानक आएगा, वहां से भी हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो आपने किस तरह उसको हैंडल करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको बच्चों को तमीज तहजीब और ये चीजें सिखाई जाए। अब उन बेचारों का भी फॉल्ट ये, हमारे यहाँ देखें जो हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करते हैं, उसकी बेसिक वजह यह है कि जब बच्चे इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास एक छोटी सी जॉब होनी चाहिए जिसमें उनको स्टाइपेंड मिले, उनको पॉकेट मनी टाइप की चीज मिले, ताकि वो अपने डेली खर्चे वगैरह कर सकें, और माँ बाप उनको इजाजत दें
हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान टीम में 2 लड़के ऐसे हैं कि जिनके घर वाले वेल्डिंग करते हैं और खुद उन्होंने जाकर अपनी वेल्डिंग की दुकान पे बताया कि मैं वेल्डिंग कैसे करता था, तो वो बन गए क्रिकेटर्स। तो मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है। एक लड़का तो इस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, मतलब इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी। आई एम श्योर इंग्लैंड में रहने के बाद वो मैच्योर भी हो गया होगा अब तो। मगर इतने हम्बल बैकग्राउंड से जब लड़के आते हैं तो यू हैव टू ट्रेन देम। बहुत कम लड़के हैं कि जो कि पहले से ही जो है उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है, दे नो एवरीथिंग अबाउट लाइफ और वो आकर उसको हैंडल कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे ही वो साइकिल तो थी नहीं, उनके बाद वो 5 स्टार होटल आ गया, बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग आ गई और इतने डॉलर पैसे मिल रहे हैं, तो बस वो बंदा जो है आपे से बाहर हो जाता है। अच्छा सिकंदर भाई, वर्ल्ड कप पे बात करेंगे हम, मैच टू मैच उस पर जाएंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। आप इसी बात पे जो ना मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का आप हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपने काम भी किया, लड़कों के साथ भी आप रहे, इस वक्त या पहले खिलाड़ियों को इंग्लिश सिखाने का क्या तरीका है और अब क्या तरीका है? क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की जो BCCI है वो बाकायदा लड़कों को इंग्लिश सिखाती है, भाई ग्रूमिंग करती है ना, दैट इज पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग। जी, तो मैं ग्रूमिंग में मैं बात इंग्लिश लैंग्वेज की कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग। इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैं उस सेंस में आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कि आप अपनी ज़बान ना बोलें, जो रोनाल्डो है, मेसी है, ये फ्रेंच में, अर्जेंटीनियन, ये पुर्तगीज में, अर्जेंटीना में बात करते हैं। जी करते हैं। वो भी नहीं बोलते ना अपनी जुबान, वो भी इंग्लिश बोलते, सॉरी वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो अपनी जुबान में बात करते हैं। देखिए जुबान सीखना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जी आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और आपने तमीज से रहना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने लाइफ को हर एक के साथ सही गुजारनी है। आप इंग्लिश ना बोलें, आप हर मैच में आके 100 करते हैं, खत्म होकर 5 आउट करें, nobody cares। जी वो जो इटालियन, जो फ्रेंच या स्पेनिश प्लेयर्स हैं, जो मैक्सिकन प्लेयर्स हैं, वो अपनी जुबान में आके बात करते हैं। देखिए इंग्लिश सिखाना नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फर्क है कि इंडिया में जो शुरू की क्रिकेट होती है, जो बेसिक क्रिकेट होती है, वो स्कूल की होती है, फिर स्कूल से वो कॉलेज में जाते हैं। आप तेंदुलकर की मिसाल देख लें कि तेंदुलकर ने शायद किसी स्कूल मैच में 300 रन कर दिए थे जी, वहां से उसका नाम आया था, या 400 रन कर दिए थे। तो स्कूल क्रिकेट से जब आप स्कूल में चले जाते हैं तो स्कूल से आप सीखना शुरू कर देते हैं, छोटी मोटी चीजें आपको सीखने देते हैं। इसीलिए इंडियन क्रिकेटर्स वगैरह जो इंग्लिश सही बोल लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, बिकॉज दे गो टू द स्कूल। और स्कूल क्रिकेट, हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट ही नहीं होती हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट ही नहीं होती। कॉलेज को तो भूल ही जाए, यूनिवर्सिटी फॉरगेट अबाउट इट। मतलब यूनिवर्सिटी क्या होती है शायद लड़कों को पता भी नहीं होगा, मगर स्कूल तो है ना, स्कूल की क्रिकेट ही नहीं होती। अब बताइए, अब स्कूल की जब क्रिकेट ही नहीं हो रही तो लड़का स्कूल जाएगा क्यों? सही, क्या जरूरत है उसको स्कूल जाने की? सही बात है। अच्छा सर, आए जरा थोड़ा सा गम जो है अपना थोड़ा सा वो कर ले याद कर ले, पाकिस्तान का अर्ली एग्जिट। मैं कुछ पी लेता हूँ गम दूर करने। जी पी लो सर पहले आप। हम दिखा नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं दिखा रहे आप क्या पी रहे हो। अच्छा सर, हम तो अपना जरा गम जो है वो याद कर लेते हैं थोड़ा। पाकिस्तान का अर्ली एग्जिट, हमें तो लग नहीं रहा था जिन लड़कों ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था अभी कुछ अर्सा पहले UAE के अंदर, दुबई में, वो लड़के जो है अब इंडिया तो छोड़ ही दें, यूएस के साथ भी जो है वो, यानी कि एक जो जिसके पास फुल स्टेटस भी नहीं है जिस टीम के पास, उसमें भी वो हार गए हैं, उससे भी। तो अब इससे ज्यादा तो हाउ लो कैन यू यू नो स्टूप और गो? तो क्या चल रहा है भाई टीम में, क्या चल रहा है? स्टार्स तो वही है, रिजवान भी है, बाबर भी है, शाहीन शाह अफरीदी भी है, और वो हमारा बच्चा भी है, वो जो है नसीम शाह भी, सारे ही हैं, स्टार तो सारे ही हैं। तो अब ये स्टार्स के साथ भी चल नहीं रही है टीम, तो क्या कर? जैसे कि आज वो AB डिविलियर्स ने कहा है, वो जैसे उसके प्रिडिक्शन दी है ना, वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका जीतेगा, हालांकि इंडिया की टीम में बड़े स्टार्स हैं। तो स्टार्स तो हमारे पास भी हैं, तो फिर हमने जो है तैयारी नहीं की हुई थी, हम पहले से सोचा हुआ था। आपको पता है कि ये 3 लड़कों को क्यों सेलेक्ट किया गया था? आमिर, इमाद और आजम, इन तीनों को इसलिए सिलेक्ट किया गया था कि कैरिबियन जो लीग होती है उसमें उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो जी उनको पहले पिक कर लो। वो कैरिबियन गई नहीं, मतलब उससे पहले हम बढ़ गए, तो हम हमारे प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम पहले ही बढ़ गया। और वो जो 3 लड़कों को जिनको कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पे लिया था, वो बेचारे मुझे देखते रह गए। हम वहां जाते तो परफॉर्मेंस करते ना, एक तो ये, तो हमने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हम जो है, अब लड़कों का कंसंट्रेशन वहां पे सही नहीं था।
लड़के जा रहे हैं, कहानियां आई हैं, अब मुझे नहीं पता कितना कंफर्म है नहीं कंफर्म है कि $25 लेकर जो है वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सर ये सारे सोशल मीडिया पे था। यस यस चल रही है। तो अब ये सारी चीजें नहीं होती ना। मैंने जैसे आपको कहा कि जो कोच था वो एक हफ्ता पहले आया, कभी ऐसा होता है, कभी एक हफ्ता पहले आया, वो कहता है मुझे यही नहीं, लड़कों में आपस में हारमोनी नहीं है। तो भाई आपको क्या पता चला ये पाकिस्तान है? यहाँ पे तो वैसे ही जैसे कि आपके स्टूडियो में चल रहा है कि एक फेडरल का है, एक दूसरी सर सिकंदर साहब ये बड़े रेसिस्ट कमेंट्स चल रहे हैं, ये सारे आप लड़के जो है ना, यू आर ऑल गैंगिंग अप अगेंस्ट मी। नहीं अगेंस्ट यू नहीं, मकसद नहीं आप कराची के सारे लड़के मिल गए हो मेरे अगेंस्ट। आमिर कहता है कराची के लौंडे। नहीं आपको पता है वो लाहौर वाले कहते हैं ना कि लाहौर है, तो कराची वाले क्या कहते हैं? कराची उसका शोहर है। सर इस तरह ना करो सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर टीम पे आते जी कहिए। मैं क्या कह रहा था, भूल गया सर। मैं सवाल को रिफ्रेश कर लेता हूँ कि स्टार्स प्लेयर हमारे साथ हो गए, जैसे आपने कहा कोच जो है वो कुछ महीनों पहले ज्वाइन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है हफ्ता पहले कह लें, कोच को पूरी टीम के नाम भी नहीं पता होंगे, इतने सारे प्लेयर्स हैं। 15 प्लेयर्स के अगर नाम कोच से पहले दिन पूछ लिया जाता ना कि भाई अब ये आपको टीम देने जा रहे हैं, आप 15 प्लेयर्स के ये नाम है, तो शायद उसको नाम भी नहीं पता होंगे। अच्छा अब मेरा सवाल अब मैच टू मैच कर लेते हैं, क्योंकि अब जाहिर है हमारा टाइम भी आगे खत्म हो रहा है, कि हमने जो पहले बात करते हैं सिकंदर बख्श साहब की टीम सिलेक्शन, इतना क्रिटिसाइज किया गया है कि आपके पास या तो ओपनर हैं या टेल एंडर्स हैं या बॉलर्स हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास है ही नहीं, आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो यहाँ से पहले सिलेक्शन से शुरू करते हैं, फिर मैच टू मैच जाएंगे कि हमने यूएस के साथ क्या किया, हमने दूसरी टीमों के साथ क्या किया, इंडिया के साथ क्या किया, जीता हुआ मैच हमने जिस तरह से हारे सबको मालूम है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं टीम सिलेक्शन से कि हम वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी थी, कहाँ गलती की और क्या करना चाहिए था? तो आपने जैसे कहा ना कि ओपनर हमारे पास रिजवान ओपनर था, अपना बाबर था, उसके बाद साइम ओपनर था, उस्मान खान ओपनर था, ये तो 4 तो आपने वैसे ही ओपनर लेके थे, ठीक है। तो विकेट कीपर 3 थे आपके पास, उस्मान खान विकेट कीपर, रिजवान विकेट कीपर, आजम विकेट कीपर। जो मिडिल ऑर्डर पे यकीन करें, मैं हर प्रोग्राम में इनको कहता था देखो भाई मिडिल ऑर्डर को सही करो, आपका मिडिल ऑर्डर में कौन है? आपके पास था इफ्तिखार, आपके पास था शादाब, आपके पास था इमाद, इन्हीं के पर आप डिपेंड कर रहे थे ना कि वहां से फखर था कि फखर 1 डाउन खेलेगा, उसके बाद ये लड़के आ जाएंगे। तो मैं हर प्रोग्राम में अपने ये कहता था कि बाबर साहब आप कभी किसी मैच में ना खेलें जी, आप इन मिडिल ऑर्डर को ऊपर कर दें, ताकि देखिए हम जब खेला करते थे तो हम जब खेला करते थे तो कभी हल्के मैच आ गए, कभी इस तरह की सिचुएशन आती थी तो हम बैटिंग ऑर्डर को रीशफल करते थे। हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी कि माजिद था, जहीर अब्बास थे, सादिक मोहम्मद था, ऊपर जितने थे मुश्ताक मोहम्मद, तो कईयों की बैटिंग ही नहीं आती थी नीचे, तो हम उसको रीशफल इस तरह करते थे कि इमरान खान ऊपर चला जाता था, नीचे से वसीम बारी, नीचे से वसीम राजा, ये लड़कों को ऊपर कर देते थे ताकि उनको प्रैक्टिस मिले। तो मैं कह के थक गया, अपनी मिसालें दे के थक गया, भाईजान इन लड़कों को अगर आपने मिडिल ऑर्डर बनाना है उनको बैटिंग प्रैक्टिस तो दो, आप प्रैक्टिस ही नहीं दे रहे, कैसे आप खेलेंगे? फिर दूसरी टीम, हमारी टीम की सिलेक्शन और इंडिया की टीम की सिलेक्शन को मैं कंपेयर कर देता हूँ। इंडिया प्लेइंग विद 4 स्पिनर्स, दे हैव 4 स्पिनर्स, 3 स्पेशलिस्ट, जिसमें वो यादेव है, एक्सल है, और एक और लड़का है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 4 उनके से, और जो उनका ऑलराउंडर है वो जडेजा है। 4 स्पिनर्स। हमारे पास क्या है? इब्रार, जिसको ओवर एक खिलाया ही नहीं, उसको एक मैच में नहीं, उसको कहा गया है कि अपने कराची में घर के अंदर बंद रहना, बाहर नहीं निकलना, यू आर अ मिस्ट्री स्पिनर, तुम एक सरप्राइज वेपन हो। बिल्कुल यार खुदा का खौफ करो आप। और फिर आपका स्पिनर कौन था? इमाद वसीम, जिसको आपको पता है इमाद वसीम की उम्र है 36 साल। उसकी जो एक क्लिप छपी थी कि कहना नहीं चाहिए, वो मैं इस उम्र में बैठ के नमाज पढ़ता हूँ कि मेरे घुटनों में दर्द आया हुआ है, आर्थराइटिस हुआ हुआ है। वो 35 साल पाकिस्तान खेल रहा है, वो बैठ के नमाज पढ़ता है कुर्सी के ऊपर, इसलिए कि उसके पैरों में आर्थराइटिस है, इसका मतलब है ही इज नॉट फिट। तो ये तो हमने तो नहीं बोला ना, वो तो क्लिप आ गई, वो क्लिप चल रही है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है, वो आदमी कह रहा है कि यार ये बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो ये 35-36 साल की इसकी उम्र है, तो ये इज नॉट फिट। मस्जिद के अंदर जो लोग बैठ के नमाज नहीं पढ़ते वो होते हैं जो बेचारे एज्ड होते हैं, जिनके कोई पाँव में प्रॉब्लम होता है। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के स्पिनर थे। फिर शादाब हमारा स्पिनर था, शादाब को आपने मतलब है कि स्पिन बॉलिंग कराने छोड़ दी कि या बैट्समैन हो गया, ये तो हमारी सिलेक्शन थी।
तो अब आप इसको क्या कहेंगे? और ये सिलेक्शन में देखिए 99.9% जो हाथ होता है वो कप्तान बाबर जी। अब बाबर को ही नहीं पता, और उनको मेरे हिसाब से तो कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। एग्री। अब जब कहा गया था कि जनाब आपको हटाया गया है तो चले जी आप वापस आ जाओ, वो अपने सुकून के साथ जी ऐसा प्योर बैट्समैन खेलता, अपने कंसंट्रेट करता क्रिकेट के ऊपर। आपने खामखाई के लिए अपने ऊपर से एक और बोझ डाल लिया, ये भी उनकी गलती थी बाबर साहब की। बाबर जो है वो चाहते हैं कि वो एक इतना बड़ा ब्रांड हो जाए, उनका जो मैनेजर है या उनका जो एजेंट है वो उनको इतना बड़ा बनाना चाहता है कि जहां जाए तो वो पैसे अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसको 12 रुपए मिले जी। तो ये एक आइडिया होता है। तो ये जो चीजें हैं इसमें बाबर का अपना भी फॉल्ट है, जो आप बिल्कुल कह रहे हो, टीम में कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इंडिया में देखें पांड्या एक है ऑलराउंडर, हमारे पास कौन है? कोई नहीं सर। भाई आपने किसी को बनाया नहीं। एक फहीम अशरफ था, वो बेचारे की परफॉर्मेंस नहीं हुई, वो रह गया, तो भाई आप ढूंढे बनाए। स्पिनर में एक शादाब था जिसको आपने खुदा बदा करे बॉलिंग देनी छोड़ दी, वो बैट्समैन हो गया। इमाद था, उसने जो बैटिंग की तो उसने हमें हरवा दिया इंडिया के खिलाफ जी। उसने 45 गेंदे या 41 गेंदे करके 10 रन करे और पूरा मैच इंडिया का उसने हमें मरवा दिया। दो मेडन ओवर के सर, 2 मेडन ओवर के 12 उसने डॉट बॉल्स के लिए इन अ T20 व्हिच इज क्रिमिनल है ना। तो ये सारे लड़के तो इनके पसंद, और ये 2 लड़के आमिर और इमाद हमारे साथ जियो पे प्रोग्राम कर रहे थे, ठीक है। अब उसके अंदर वो मुसलसल पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके दिल में जो भी ग्रज था वो बता रहे थे, ठीक है। अब वो ये सारा कुछ था, तो आपको उनको ऐसे बच्चों को टीम में वापस इसलिए नहीं लाना चाहिए, फिर आपस में इनकी बनती नहीं है ना। तो सारी चीजें तो इन लोगों को देखनी चाहिए। मैं हैरान हूँ, बड़े लोगों की शायद दिमाग नहीं चलते, अकल नहीं होती कि इस किस्म की हरकतें कर देते हैं। हमें पता है तो हम तो इनको पहले। अच्छा, फिर एक और चीज जो हमारी टीम की जो सबसे बड़ा मसला है, इन्हें पिच रीड करने नहीं आती। जिसको मैच खेलने जाते हैं इनको यही नहीं पता था इस पे क्या होने वाला है। हम जियो पे बैठ के 2 ओवर के बाद बता देते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन वो जो पीछे जो कोच बैठा हुआ है या जो मैनेजर बैठा हुआ है, जो इतना स्टाफ है, वो उनको नहीं बता रहे कि भाई किस तरह की पिच है, ये कैसे बिहेव करेगी, वो नहीं बता रहे इनको। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूँ कि जब मैं टीम के साथ था तो हमारे कोच था, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है। हम कीनिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं गेंदे उठा के, मुझे गेंदे लेने जाना था, शायद मेरे बॉक्स में रह गई थी, मैं बहुत सारी गेंदे लेकर आया। मैं आकर अपने कप्तान से पूछा, मैं कप्तान का भी नाम नहीं लूंगा, बुरी बात है, चले बता देता हूँ, वकार यूनुस थे वो कप्तान। तो वकार यूनुस को मैंने आके गेंदे दी, मैंने कहा ये गेंदे में ले आए, वो कोच किधर है? तो उसने कहा वो देखो वो उधर खड़ा हुआ है, वो उधर बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा हुआ था, ग्राउंड के बाहर। मैंने कहा वो उधर क्यों खड़ा हुआ है? कहना मैंने उन्होंने कह देता है कि तेनू सिखाना विखाना कोचिंग वोचिंग नहीं आती, तुसी उत्थे जाके खड़े हो, तो उधर जाके खड़ा हो गया। जस्ट इमेजिन उसको उसने उठाकर बाहर ग्राउंड के बाहर खड़ा कर दिया था। ये हमारे कैप्टन्स होते हैं, दे आर सो स्ट्रांग सर, और ये अपनी मर्जी से चलाते हैं। आप कोच कुछ कर ले, इनको ये नहीं, वो कहते जो हम करें। हमें एक लड़के ने बताया कि जी वो मिकी आर्थर जो था, जो कोच मर गया, जो बेचारा क्या नाम, में लेक्चर देता था, तो हमारे कप्तान जो भी थे, मैं नाम फिर नहीं लूंगा, वो कहते थे पाजी एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दें। तो मतलब आप कोच को ये कह रहे हैं, जो हम कहेंगे वो होगा। तो ग्राउंड के अंदर ये लड़के अपने ये कंट्रोल करते हैं सारा खेत। तो ये कोच वोच इनके मर्जी है। ये एक उनके पास हाई परफॉर्मेंस कोच है, ठीक है, वो कौन है? मैं हर रोज पूछता हूँ ये लड़का है कौन, किसी को नहीं पता। बाद में पता चला कि वो पेशावर का लड़का है, उसका एक छोटी सी एकेडमी है जहाँ पे फकर जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उन्होंने वहां अपॉइंट करा दी। एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच है। मैंने लोगों से पूछा भाई वो करता क्या है, किसी को पता ही नहीं कि वो करता क्या है। तो मैंने हमारे साथ लेकिन सर उसने कोचिंग तो की है ना, पूरी टीम को मेंटल बना दिया है। सर क्या कर रहे हो आप, काम तो उसने बड़ा दिखाया है। चलिए हो सकता है ये कर दिया। लड़के देखिए मोहित, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि दे आर लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं, तो फिर ये किसी की सुनते नहीं है, इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर अब तो ये वहां पे फौजियों की ट्रेनिंग करके आ गया, तो अब तो इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनना है। देखिए वो भी वहां पर भी जो उनको ट्रेनिंग कराई गई थी वो सही नहीं थी, उनके क्रिकेट के मुताबिक नहीं होती। देखिए जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो हर प्लेयर को देखकर होती है। हमारे पास 16 लड़के हैं, आप ये कहते हैं ये फास्ट बॉलर, इसमें से यार ये थोड़ा वीक है, इसको भगाओ मत, ये बहुत मतलब तेज है, उसको उसके हिसाब से रखो। एक स्पिनर है, अब स्पिनर को आप थोड़ी लंबी लंबी दौड़ें लगवाते हैं।
हमारे पास इकबाल कासिम था, तौसीफ अहमद थे, हम उनको उसके हिसाब से चलाते थे। जो बैट्समैन है उनको उनके हिसाब से, ये नहीं होता कि हर एक को जो है एक ही लाठी के साथ नहीं आप भागते। हर एक को जो अच्छा ट्रेनर होता है, जो अच्छा फिजिकल ट्रेनर होता है, अगर आप जिम भी जाएं, वो हर एक बंदे को देखकर, उसकी फिजिकल एबिलिटी को देखकर उसकी ट्रेनिंग करता है। तो हमारे यहाँ हर चीज, मैंने आपसे क्या कहा था, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों शिकवे हैं, क्या क्या बता। ठीक है सर, कप्तानी पे बात हो रही थी, इसको आगे लेके चलते हैं। मैच हुआ हमारा यूएस के साथ, ठीक है। आमिर ने जब सुपर ओवर से पहले मैच चल रहे, ठीक है, आमिर ने जो बॉल किया, अच्छा किया उसने बॉल। फिर हारिस ने जो किया वो तो पहले भी हो चुका है, हारिस के साथ आपको याद होगा विराट कोहली ने जो हाल किया था। अब सुपर ओवर हो जाता है, हम हार जाते हैं। जब कप्तान हमारे जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनसे जब सवालात पूछे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मतलब मैं बताऊंगा आमिर को कि कैसे बॉल करनी है या इफ्तिखार ने कैसे बैटिंग करनी है। यार आप कप्तान है, डिसीजन आपका है, तो आप नहीं बताएंगे चीजें, तो ग्राउंड में फिर आप कर क्या रहे हैं? उस वक्त एक बॉलर जो है वो 10 चीजों में इन्वॉल्व होता है। आप कम से कम उसको फील्ड सेटिंग बताएं कि यार इतने रन बनाने हैं या इतने रन रह गए, इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको आगे ले लेते हैं। आप मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेलते रहे, हम तो कॉलेज या स्कूल में ही कराची में खेलते रहे, इससे ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। लेकिन कप्तान जो है वो आके ये कह दे कि मतलब मैं आमिर को बताऊं कि क्या क्या कैसे बॉल कराएगी। तो इस पर थोड़ा आपका कमेंट चाहिए कि अब अगर बाबर इस तरह का कैप्टन है, तो अब बाबर का तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, आने के बाद मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसको रिजाइन भी कर देते हैं? इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, अगर ये बाबर जाते हैं तो फिर कप्तान आपको ऐसा कौन सा लगता है जो ये जितने कॉलर चौड़े जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स हैं, अपनी कराची की बात करूं, उनको कंट्रोल कौन करेगा फिर? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, मैं जिस वक्त बाबर पहली दफा कप्तान बनाए गए थे और सरफराज को हटाया गया था, और सरफराज को हटाया गया था, इस्लामाबाद से फोन कॉल आया था कि इसको हटा दो। खैर चले, वो अलग चीज है। जब सरफराज को हटा के बाबर को बनाया गया, मेरा बीपर हुआ जिस चैनल पे मैं काम करता हूँ, तो मैंने उनको उसी वक्त कहा कि इज नॉट अ गुड चॉइस। मैं कभी जिंदगी में कभी मैंने बाबर से मुलाकात नहीं की है। जितने भी लड़के हैं इनमें से मैंने किसी से कोई मुलाकात की हो या हाथ मिलाया हो कभी नहीं। मैं किसी को जानता नहीं, मगर मैं टीवी पे देखकर उनकी नेचर बता सकता हूँ कि वो कौन किस किस्म का है, क्या कर रहा है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि बाबर इज नॉट अ कैप्टन क्वालिटी मटेरियल नहीं है, और मेरी ख्वाहिश है कि वो मुझे गलत साबित करें। वो बिल्कुल वो गलत साबित कर ही नहीं सके मुझे। उनको तो कप्तानी आती नहीं यार। उन्होंने, आप ये देखिए, उनके पास 3 स्पिनर होते हैं, वो एक से बॉल करा लेता, 2 को भूल जाते हैं। यस, एग्री 100%। आप तीसरे अंदर जो है वो आगा सलमान था, मैं शोर मचाना शुरू किया कि भाई वो ऑफ स्पिनर से बॉल क्यों नहीं कराते। तो अगले मैच में उससे करा दी तो पहले को भूल गए, फिर तीसरे मैच में इफ्तिखार से करा तो 2 को भूल गए। क्या करता जी। और उसके गजनी हो गए शायद, मुझे लग रहा है। उसके बावजूद कप्तान बनना चाहते हैं वो, तो मैं क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको रिजाइन, मेरे हिसाब से तो वो अगर अक्लमंद हो, थोड़ी सी भी उनमें अकल हो, तो वो कप्तानी इज नॉट अ कोई ग्लैमरस चीज नहीं है जी। कोहली ने भी तो छोड़ी, तेंदुलकर ने भी तो छोड़ी। आपके पड़ोस मुल्क का मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि हम उनको फॉलो करते हैं, काफी गौर से देखते हैं। तो अब वो आप भी छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं। आप अपने ऊपर से प्रेशर हटाएं कि मैं सिर्फ बैटिंग करूंगा, रन्स करूंगा, खत्म। आप नहीं करना। अब आपका सवाल कि कौन बने, ये एक और मुश्किल सवाल कर दिया आपने। आप शाहीन को बनाते हैं तो फिर वो इशू खड़ा हो जाता है। रिजवान, मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी टीम में पॉलिटिक्स है उसमें, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देखी है टीवी के अलावा। मैं नहीं जानता उस लड़के को, मगर जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है वो कि जो क्रिकेट के अंदर जो ग्रुपिंग है, सब कुछ है, वो उसमें रिजवान का बड़ा हाथ है जी। तो अब अगर आप रिजवान को बना देंगे, देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप शान मसूद को लेकर आएंगे, वो डर्बीशायर में शायद कहीं काउंटी के अंदर कप्तानी कर रहा है, आप उसको लेके आएंगे तो फिर इनके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो काफी जो है ना, हमने अपनी चीजों को इतना, मैंने कहा ना, खिचड़ी बनाई हुई है, ये जलेबी की तरह हो गई है कि अब इसको सीधा कैसे करें। तो अब इसमें कोई सख्त आदमी हो, थोड़ा सा फैसला करे, एक आउटसाइडर को बनाए। तो कई लड़के हैं जो कप्तानी करते हैं, मगर ये ना करें कि किसी पुराने, अब ये भी बात चल रही है कि सरफराज को दोबारा बुला लें। जी जी जी। सरफराज इज 37, 38, 36, व्हाटएवर, इट्स टू लेट। अब आपको नए बच्चों की तरफ जाना है। यू हैव टू फाइंड समबडी न्यू। अब उसमें देखिए, साउथ शकील एक लड़का है, वो बहुत अच्छा खेलता है, मैंने सुना है कि वो कप्तानी करता है। दूसरे और लड़के हैं, फरहान खान, साहबजादा फरहान हैं, दूसरे लड़के जो कि बहुत रेगुलर खेलते हैं। और अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, अब मैं बताऊं आपको, हमने अभी एक शाहीन का ऐलान किया। व्हाट इज द शाहीन? शाहीन इज पाकिस्तान ए। आपने उसमें एक 35 साल के लड़के उमर अमीन को लेकर आ गए। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं?
अब जो शाहीन है, जो एक टीम के जो टूर्स होते हैं उसमें नए बच्चों को ले जाया जाता है ताकि वो जाके ग्रूमिंग हो। और आपने 35-36 साल के बच्चे को, लड़के को लेकर आ गए जो खेल ही नहीं रहा। अब मुझे ये लग रहा है कि उसकी शाहीन में उसको कप्तान बना देंगे। अगर उसको बनाते हैं तो फिर क्या फायदा हुआ। आप एक आउटसाइडर, आप एक नए लड़के को डेवलप करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सेलेक्टर्स हैं, दे शुड गो टू द ग्राउंड एवरी मैच, जाके सेलेक्टर देखें और कीप एन आई ऑन द प्लेस, और आप आइडेंटिफाई करें। आपका ये काम होना चाहिए, अगर आपने खुद ही रीजन बना दिए हैं, क्रिकेट बोर्ड ने बना दिए ना, आप हर टेस्ट क्रिकेटर को एक रीजन का कप्तान बनाएं और फिर देखिए किस में क्वालिटी। देखिए छुपी हुई क्वालिटीज होती है, अचानक पता लगता है भाई ये तो बहुत अच्छा है, इसको खिलाना चाहिए, या ये तो कप्तान होना चाहिए, ये तो बड़ा जबरदस्त मटेरियल है, इसमें चालाकी होती है, फुर्ती होती है, लड़कों को लेके चल रहा होता है। तो ये जब तक आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। अब आप पाकिस्तान अंडर 19 की टीम बहुत अच्छा खेल कर रहे, अब वो किधर है, कहाँ है, कोई पता नहीं, बिल्कुल खो चुके हैं, कहाँ है, किधर है, किसी को नहीं पता। अच्छा, तो आप ये चीजें तो हम क्रिकेट बोर्ड को देखना है ना। जी। अच्छा सर, अभी आप जो जैसे इंडियन स्पिनर्स की बात कर रहे थे, अक्षर पटेल है उनके पास, यादव है, चाहल है, फिर जडेजा भी है, और वो जो नया उनका वंडर बॉय है अर्शदीप, तो ये तो जबरदस्त। हमारी जो पाकिस्तान की भी हमेशा से स्ट्रेंथ होती थी सर, वो हमेशा बॉलिंग होती थी। अब जो हम इतना बेतहाशा पीएसएल करा रहे हैं, तो उसके अंदर नया बॉलिंग टैलेंट हमें कोई भी हमारे सामने नहीं आ रहा। एंड फॉर दैट मैटर, जो हम हर वक्त बात करते हैं जी मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है, तो पीएसएल के थ्रू भी कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा कि जिसको इंडक्ट किया जा सकता है टीम के अंदर। लेकिन बॉलर्स तो बिल्कुल ही जीरो पे आ गए हैं और फिर मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल फेड होता जा रहा है। तो ये फिर पीएसएल क्या कर रहा है? देखिए शाजिया, हमारे यहाँ जो थे फास्ट बॉलर्स पे हम डिपेंड करते रहे। मैं खुद समझता था कि हमारे फास्ट बॉलर्स सबसे दुनिया के अच्छे हैं। हमारे पास देखिए नसीम शाह है, हमारे पास क्या शाहीन है, हारिस रऊफ है, फिर हमारे पास एक वसीम लड़का था, वसीम जूनियर वो था, हमारे पास जमान खान है, हमारे पास हसनैन है, हमारे पास बहुत लड़के, मगर हमने इनको यूटिलाइज ही सही नहीं किया। अब क्या हो गया है कि ये जो आप अभी पूछ रहे थे T20 का सवाल कर रहे थे, हमारे हारिस रऊफ हैं, अभी आपने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने खेलने से मना किया। अब उनके जहन में ये आ गया है, वो ये कहते हैं कि जब मैं 4 ओवर करा के मैं पैसे कमा लेता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है दिन में 20 ओवर कराने की। भाई जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे तो नहीं याद कि कभी मैंने 16-15 ओवर से कम कराया हूँ। हमेशा 16-17 ओवर से ज्यादा ही कराएं, और फिर उसके बाद 20-25 ओवर भी हो जाते हैं दिन के अंदर। आपको करने पड़ते हैं, आपकी बॉडी बनती है, आप स्ट्रांग हो जाते हैं। ये लड़के कहते हैं जब 4 ओवर के अंदर हमें $50,000 मिल रहे हैं तो मैं क्यों करूं। अब आज मैं अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि इफ्तिखार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था श्रीलंका में किसी टीम के साथ $50,000 का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने जो है न्यूजीलैंडर का कोई चैपमैन है उसको ले लिया, इसलिए कि उन्होंने कहा इनसे तो रन नहीं होते। तो लड़कों की परफॉर्मेंस पे ये जब आपको 4 ओवर में इतने पैसे मिलते हैं तो आप कहते हैं मैं बड़ी क्रिकेट क्यों खेलूं, वो यही पूछते हैं ना, वो मैं कैसे खेलूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरी बात हो जाती, सब नाराज हो जाते हैं। कि एक साहब को मैंने बोला कि यार ये आपका जो बच्चा है वो खेल रहा है, तो आप उसको बोले ना जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले पूरे दिन। कहते हैं यार, वो कहता है पूरे दिन मैं नहीं खेल सकता। अब मुझे बताएं। अच्छा सर, जो आपका जमाना था, ये वो कह रहा है बंदा कि मैं पूरे दिन नहीं खेल सकता। हाँ। अच्छा सर, जो आपका टीम से मैं है वो देखें जरा। अच्छा, आपका जो जमाना था सर, मैं उसमें बताना चाहती हूँ, आपके जमाने में बड़े स्टार्स थे, आप सब लोग जो खेलते थे, और मतलब एक पैशन टीम के अंदर नजर आता था। यानी आप सोचे ना कि एक एक लड़का जिसका आप नाम लेंगे, वो एक एक लड़का क्या मतलब धांसू कह सकते हैं, क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या उसका लव फॉर क्रिकेट था। आता था तो बस वो कहते हैं ना कि वो छा जाता था, बिल्कुल सिकंदर की तरह, आपके नाम की तरह। तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट थी और उस वक्त की जो टीम थी, तो टीम मैनेजमेंट, पीसीबी एंड कैप्टन, ये जो ट्रॉयका था, इसके अंदर क्या रोल था? ये तीनों जो हैं, कैसे ये उस वक्त की टीम्स को कंट्रोल करते थे? देखिए, हमारे दौर में हम बेल बॉटम पहना करते थे। जी, उसी का फैशन था। यस। अब जो है लड़के ट्राउजर जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे पहनते हैं, हम लोग सेकंड फ्लोर पे पहना करते थे। देखिए, हमारे दौर में आप यकीन करें, एक मैनेजर होता था जिसकी उम्र 70 साल की होती थी, ठीक है, और वो बेचारा 1-2 तो सोते रहते थे सारे वक्त, हम उसको उठाते थे, सर ग्राउंड आ गया। अच्छा, एक होता था असिस्टेंट मैनेजर, वो होता था बड़ा थोड़ा सा 40-45-50 साल का, जिसका काम था लॉजिस्टिक का। उसके अलावा कोई टीम में नहीं होता था।
नो कोच, नो फिजियोथेरेपिस्ट, हम फिजियोथेरेपिस्ट को बाहर जाके हायर किया करते थे, नो सिक्योरिटी ऑफिसर, नो मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर, ना कोई नहीं होता था, नो फील्डिंग कोच। जो कुछ करना होता था हमने करना होता था खुद, और हमारे सीनियर जैसे आसिफ इकबाल है, मुश्ताक है, इमरान खान है, ये हमें बताते थे। इमरान खान जब कप्तान था तो वो सारी टीम को कंट्रोल करता था, टीम वो कहता था कि जी ये टीम खेलेगी। देखिए वो एक इतना बड़ा कैरेक्टर है क्रिकेट के अंदर, इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उसको आप कोई मैच नहीं कर सकता, और पाकिस्तान में तो कोई उसके सामने नहीं हाथ खड़ा हो सकता था। टीम वो बना के देता था, प्रैक्टिस वो कराता था। रात को मैं और वो कई दफा हुआ, हम तो यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर, कि हम रात के, मतलब हम टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहे, हम फ्रेंडली मैचेस की बात कर रहे हैं। जब फ्रेंडली मैच हो रहे हो हम लेट आते थे, मगर क्या मजाल है कि वो लेट हो जाए। प्रैक्टिस में सुबह 8 बजे उठना होता था, वो सारे वक्त 8 बजे होता था। ही वाज वेरी स्ट्रांग, और वो सबको ट्रेनिंग कराता था। वो आके बता, तुमने जाके 10 राउंड लगाने, तुमने 5 राउंड लगाने, तुमने ऐसा खेलना है, तुमने ऐसा खेलना है। तो ही यूज्ड टू कंट्रोल। अब हमारे पास ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं रहा क्रिकेट में। अब बाबर जैसे लोग आ गए, अब बाबर उसका, मगर वो चाहता है कि वो इतना बड़ा हो जाए कि उसके बगैर पाकिस्तान टीम नहीं चले। जैसे खान साहब के साथ थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उसमें जमीन, और अब शाहिद अफरीदी जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पाकिस्तान होगा क्रिकेट में, मगर वो उसको मैच ही नहीं कर पाता ना। उसकी क्वालिटी अलग थी उस बंदे की और इस बंदे की। तो वो मैंने जितना वक्त गुजारा है उनके अंडर, तो ही यूज्ड टू कंट्रोल। उसके बाद फिर वसीम अकरम आए, वो उन्होंने भी भंड मारे बहुत ज्यादा। उन्होंने भी बैटिंग कर ली थी 99 वर्ल्ड कप में फाइनल के अंदर, तो उन्होंने भी बहुत भंड मारी। जावेद मियांदाद वाज वेरी स्मार्ट, उसको क्रिकेट का बहुत पता था, स्ट्रीट स्मार्ट था, वो चीजें जो उसको पता थी। यकीन करें वो ऐसा इसका दिमाग था ना क्रिकेट के अंदर कि मैं कहता हूँ कि बाय। मगर वो इमरान खान वाज वेरी लकी कि वो उसके साथ था, वो उससे एडवाइस लेता था, वो हर एक की बात सुनता था। तो जो हमारा ज्यादा वक्त गुजरा है आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद और इमरान खान के साथ गुजरा। तो ये सारे तीनों प्लेयर बहुत स्ट्रांग थे, कप्तानी करते थे, तो वो कंट्रोल करते थे, और हमारे पास कोई कोच नहीं होता था। अच्छा सिकंदर भाई, जो है वक्त ख़त्म होने वाला है, फाइनल पे बात करेंगे। फाइनल में यानी कि 2 मिनट के बाद एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे भी। अगले साल पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेले जा रही, ठीक है। फिर BCCI ने हाइब्रिड मॉडल दिया कि पाकिस्तानी टीम जो है इन जगहों पे खेलेगी। फिर पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया, हाइब्रिड मॉडल जो एशिया कप में इस्तेमाल हो उस हाइब्रिड मॉडल की। लेकिन अब BCCI कहता है कि सिर्फ हम लाहौर में मैचेस खेलेंगे, हमारे सारे मैचेस जो है लाहौर में कराए जाए। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमादा हो गया। लेकिन अब आप ये नहीं समझते कि जो रावलपिंडी में जो शायकीन है या कराची में जो शायकीन है, वो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया के जो मैचेस है वो देखने से महरूम रहेंगे? तो इस पूरे सिनेरियो को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह हल किया, या इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के पास है। देखिए इंडियंस को ये बात सोचनी चाहिए खुद अपने तौर पे कि स्पोर्ट्स एक ऐसे खेल है कि वो इतने बड़ी टीम है कि जैसे आपने कहा कि हर शहर का बंदा देखना चाहता होगा कि वो कैसे हैं, क्या है। एक ख्वाहिश होती है उसको एक नजर देखने की, अपने सामने खेलता हुआ देखने की, अपने सामने खड़े होकर। मतलब ये एक बहुत बड़ी, जब मैं छोटा सा था तो मैं ग्राउंड पे जाता था देखने के लिए कि यार मैं देखूं आसिफ मसूद यूं टर्न करके बॉलिंग कराता है, वो कैसे करता है, मुश्ताक मोहम्मद कैसे गेंद करता है, ये माजिद खान कैसे बैटिंग करता है। तो हम ग्राउंड्स पे जाकर उनको देखा करते थे। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट इस पे हेल्प कर सकती है कि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करे। लाहौर में वो चाहते हैं चले वो पहले आ जाएं, मुझे तो डर है कि वो नहीं आएंगे, मगर आ जाएं बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान आए, हम उनके मुल्क में जाएं। मैंने तो कहा था कि आप लोग ऐसी सीरीज कराएं जब हमारे इंडियंस के साथ प्रोग्राम्स होते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान तो मिले हुए ना आपस के अंदर, आप 5-6 मैचों की सीरीज कराएं, 3 पाकिस्तान 3 इंडिया। पाकिस्तान पहले वो दोनों टीमें पहले लाहौर में खेलें, फिर जाएं आप दिल्ली में खेलें, नेक्स्ट वो आके कराची खेलें, फिर हम जाएं मुंबई खेलें, फिर वो जाके कोलकाता खेलें, फिर हम जाके रावलपिंडी खेलें। तो कितना मजा है, कितना अट्रैक्शन हो। मगर अब ये सोच हमारी तो है, हमने कभी मना नहीं किया कि हम भारत नहीं जा सकते, हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, मगर भारत करता है तो अब उसको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। अगर वो बदलता है तो यार बहुत अच्छी बात है। इट्स फॉर द गेम। हम उससे देखिए फायदा तो सबको है। पैसे हम भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे, जब हम उधर जाएंगे वो बनाते हैं, जब वो इधर आते हैं हम बनाते हैं। मगर ये क्रिकेट के स्पोर्ट्स के खातिर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। दोनों टीमों को, दोनों मुल्कों को मिलकर खेले तो बहुत सी चीजें, मसले मसाइल हल हो सकते हैं। चलें सर, अब कल की बात कर लेते हैं फाइनल की। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री आपको पता है क्या रही है, सब जिस तरीके से वो पहुंचे, और दूसरी तरफ इंडिया भी है, तकरीबन 13 साल मुझे लगता है ICC ट्रॉफी इनको जीते हुए हो गए।
तो अब कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जो है वो आपकी फेवरेट है, ऐसे ले लेते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। पहले पूछा था कि जीतेगी कौन, क्या प्रेडिक्शन क्या है इनकी? देखिए हाँ, ये आपकी प्रेडिक्शन क्या है और फेवरेट टीम आप चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे कोलीग्स हैं, उनकी भी एक फेवरेट टीम है, मेरी एक फेवरेट टीम है, शाजिया जी की भी एक फेवरेट टीम है। तो आपने कल के फाइनल के बताना है कि आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका जिस तरीके से अपना जिन्स खत्म करके, यानी एक जो चोकर्स का लेवल था उनके ऊपर, वो खत्म करके अब फाइनल में आ गए, तो आपको लगता है कि वो फाइनल जीत जाएंगे या आपको लगता है नहीं इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा, वो भी अपनी फुल परफॉर्मेंस के साथ आए? तो आपकी कल के फाइनल के ऊपर टेक। और दोनों टीमें अनबीटन है। और दोनों अनबीटन है। अच्छा एक सेकंड, अनबीटन पे एक आप इस पे कमेंट सब लोग कर दीजिएगा। अच्छा, इस पे बात हो रही है, अनबीटन पे तो हैं, उसके बाद एक और बात हो रही है सिकंदर बख्श साहब के, आपने देखा है, शाजिया जी भी बात करी थी शामी हम सब, कि कोहली जो है वो थ्रू आउट ये वर्ल्ड कप नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आ जाता है। तो मैं देख रहा था कि जब जिस आईसीसी टूर्नामेंट में कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना है, इंडिया वो टूर्नामेंट हार गया। अच्छा, तो क्या इस बार उन्होंने कोई ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं हुई कि यार कोहली भाई आप मैच खेल रखना कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट ना बन सको? अच्छा, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर देना चाहती हूँ कि आज जो है वो बहुत माइकल वॉन ने एतराज किया है कि ये सारे का सारा टूर्नामेंट जो है ये इंडिया को फैसिलिटेट करने के लिए किया है। एक तो ये, और सर जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था ना, तो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि फाइनल में इंडिया आएगा, मुझे लगता है कि इंडिया कल जीतेगा। तो आप अब ये सारे सवालों के जवाब जो है आप दे दे। जो माइकल वॉन की जो बात है ना, आईसीसी का मैं मतलब लेता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, कहता हूँ इट्स इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। हर चीज इंडिया की फेवर के लिए चलती है कि इंडिया का जो मैच हो रहा था सेमीफाइनल, उसके अंदर रेस्ट डे नहीं था, एक जो स्पे डे होता है उसको क्या वर्ड है उसके लिए, वो रिजर्व था, और बोला था कि जो टीम अगर मैच नहीं हुआ बारिश की वजह से तो इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा विदाउट प्लेइंग अ बॉल, बिकॉज वो लीड कर रहे हैं। तो ये काफी फेवर करते हैं। जब न्यूयॉर्क में जो मैच हो रहा था तो वो ग्राउंड के बिल्कुल नजदीक थे, हम लोग ग्राउंड से 2 घंटे दूर थे। हर चीज उनकी फेवर में जाती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा ना माने हमारे इंडियन भाई जो हैं, मगर ये चीज हकीकत है और ये है। मगर अब ये तो आपकी वो बात होगी कि जो माइकल वॉन ने मुझे, अब आप ये कह रहे हैं कि कौन सी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो मैंने सेमीफाइनल से पहले कह दिया था कि इंडिया जो है फेवरेट है। उसकी बेसिक वजह ये है कि कंडीशंस जो है वो प्लेइंग कंडीशंस जैसे कहते हैं हम, पिच वगैरह और एनवायरनमेंट, वो उनको सूट कर रहे हैं। और एक वजह आपने बता दी कि कोहली बेचारा रन नहीं कर पा रहा है, नहीं इस पे आपको कमेंट लेना है कि क्या हकीकत क्या फसाना? ये फसाना है, हकीकत नहीं है। तो फसाने की बात करें तो ये फसाना है और हकीकत नहीं। फसाना तो नहीं है कहीं सर, फसाना है कि फसाना है? ये हम लोगों को फसाना है। अच्छा। वो उलझे हुए हैं कि वो बेचारे से रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसकी बेगम बहुत परेशान है, वो भी ग्राउंड पे बैठी होती है, अल्लाह करे वो रन्स करे, बिकॉज इज अ वेरी बिग प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर है। मुझे याद, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कह रहे थे 2011 के अंदर हमने कहा था लेट्स डू इट फॉर तेंदुलकर, जिससे कि उसका आखिरी था और उसने कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि लेट्स डू इट फॉर रोहित शर्मा, देयर आर 3 प्लेयर्स ओवर 35, तो उनको में से 4-5 लड़के और 6 लड़के हो सकता है कि अगले वर्ल्ड कप में होंगे ही नहीं, तो इसीलिए अब वो उनके लिए कर रहे हैं। मगर जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से मैं 55% जो है इंडिया को दे रहा हूँ चांस, 55%, 45% टू साउथ अफ्रीका, इसलिए कि वो सारे वो जो तावीज गंडे तोड़ ताड़ के फाइनल में जी बिल्कुल उनके ऊपर जो तावीज जादू हुआ था, जब ब्लैक मैजिक, आग लगा वुडू मैजिक, हाँ, तो वुडू मैजिक करके वो घुस गए अंदर। तो अब वो फाइनल में पहुंच गए। उनकी टीम भी बहुत तगड़ी है, दे आर वेरी फिजिकली फिट क्रिकेटर्स, और उनका मैच बड़ा अच्छा पढ़ना है, और उनके पास बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। उनके जो मिडिल ऑर्डर में, जो मिडिल ओवर्स में जो सबसे अच्छा, इस वक्त हमारे लड़के ने डेटा बना के भेजा था कि मिडिल ओवर्स में फ्रॉम 7 ओवर्स टू द 15 ओवर्स जो सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं वो साउथ अफ्रीका ने लिए इस वर्ल्ड कप में। हाँ, तो उन्होंने कोई 27 विकेट्स लिए विद इन दैट पीरियड, फ्रॉम 7th ओवर टू 15th ओवर। तो मिडिल ओवर में बहुत अच्छी गेंदें वो कर रहे हैं। इंडिया नंबर 2 है, उसने 25 आउट किए हुए, तो ये भी एक डेटा आया हुआ है। तो दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, स्पिनर्स तगड़े हैं, मगर
इंडियंस को स्पिनर्स खेलना और स्पिनर्स के साथ गेम बनाना आता है। और सबसे बड़ी बात उनका जो रोहित का जो फॉर्म है ना वो इतनी जबरदस्त है कि मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा टारगेट होगा साउथ अफ्रीका का वो रोहित शर्मा होंगे। और उनके लिए मैं अगर कोच हूं ना तो मैं उनको बोलूं सिर्फ मिडिल स्टंप पे गेंद करें और ऊपर करें, लेट हिम हिट स्ट्रेट। क्रॉस बैट पे देखें वो बाहर करता है तो सारे शॉट्स इसके इधर जा रहे होते हैं मिड विकेट लॉन्ग ऑन की तरफ, और जब वो आउट होता है तो बीच की गेंद को जब वो आगे की गेंद को खेलता है। मगर कई दफा वो प्लेयरों को आप कुछ भी बता दें, मैं कितना भी बता दूं किसी को, कोच का कोचिंग कर दूं कि भाई या डेटा बना दूं, मगर जब किसी प्लेयर की लगने लगती है ना तो फिर आप भूल जाए, सारा डेटा जो है ना वो फारिग हो जाता है, तो बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है। तो उनका जो टारगेट होगा वो रोहित शर्मा होगा सबसे पहले। सूर्य कुमार यादव नहीं होगा सर? सूर्य है लेकिन जो फॉर्म उसकी चल रही है, अच्छा मेन टारगेट, ठीक है। हाँ वो तो खतरनाक है। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि पहले 6 ओवर फर्स्ट 6 ओवर या तो वो उसको पकड़ लेंगे या वो उसको पकड़ लेंगे। तो फर्स्ट 6 ओवर्स विल बी वेरी क्रूशियल। और टॉस जीत कर कौन बैटिंग करता है क्या करता है, मैंने ये मैच हो रहा है ना बारबेडोस के अंदर, तो मैंने उसकी उस ग्राउंड पे तो मैं कभी खेला नहीं, ये नया ग्राउंड है, उससे पहले वाले में मैं खेल चुका हूँ। तो ये उनकी विकेट कैसी है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ से बैठ के मैं कह दूंगी कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करें, वो जाकर देखें वो लोग किस तरह की पिच है, उसमें मॉइस्चर है नहीं है। अगर बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, फाइनल का दिन है, तो उसको अच्छी पिच होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से वो फैसला करें कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और बारिश का भी कुछ है 19-20, तो ये सारी चीजें चलाकी हैं वहां पर ग्राउंड के अंदर जो अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। मगर मेरा जो थोड़ा सा जो मुझे लगता है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि इंडिया का पल्ला थोड़ा भारी रहेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द प्लेइंग कंडीशंस। तो अब देखते हैं। चले जी, ये थे हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर। बात कर रहे थे हम ICC T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल पे हमने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे हमने बात की, और आज कल जो बिग फिनाले होने जा रहा है इस टूर्नामेंट तो नहीं हुआ। नहीं सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे कल भी और आज भी, बड़ा मज़ा आया। आपने अंदर की बात की और बेबाक आप तबसरा करते हैं और यही हम सुनना चाहते हैं, और जो हमारे यहाँ की जो कनाडा की जो ऑडियंस है वो भी यही सुनना चाहती है, क्योंकि बोलना आसान है और सही बोलना बहुत मुश्किल है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हमने तो ट्रॉफी के लिए बस इतना ही गाना ही गाया, वो आपने भी गाने से शुरू किया था ना, तो हमने भी गाने से ही खत्म कर देते हैं। दिला ठहर जा यार दा नजारा रहने दे। ट्रॉफी हमारा यार था ना। दिला ठहर जा यार ट्रॉफी दा नजारा लेने दे। जी याद रखिएगा लाहौर लाहौर है और कराची डैश डैश डैश। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक और आखिरी जी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी मैं शोएब अख्तर वाला प्रोग्राम करे, तो उन्होंने कहा कि जी जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमी आई। हाँ। तो ये आप उसको कैसे देखते हैं? मैं कहा आप लाहौर के लिए ये कह रहे हैं ना कि लाहौर जिसने नहीं देखा जमिया नहीं। हम कराची में ये कहते हैं जिसका मोबाइल नहीं छिनिया वो नहीं जमे। सही बात, नो डाउट। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू हाथ जोड़ के सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपको बुलाते हैं तो आप बड़े प्यार से आते हैं सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रगुजार है हम आपकी। थैंक यू। हाँ जी।